अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 है एफएससी पार्ट 1 का। तो ए लेवल ओ लेवल में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज वो है कि ये देखिए आप, इसकी जो डेफिनेशन है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर द इक्वल एंड रिजल्टिंग इन द नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाती है। अब हम देखेंगे कि वो इसी चैप्टर को अब हम देखेंगे कि इसके अंदर वो मजीद किन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कि ऑल रिएक्शन, मैं इरिवर्सिबल डेफिनेशन को पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ इरिवर्सिबल डेफिनेशन पर। ठीक है, जो इरिवर्सिबल की डेफिनेशन है वो यही है, इसके नाम से ज़ाहिर है। एक ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कि अगर मैं सोडियम का कोई मोल ले लेता हूँ, सोडियम का एटम, और इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ वाटर के साथ, और इसके नतीजे में जो मेरे पास प्रोडक्ट बनती है वो होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये मैंने सिंगल हेडेड एरो है। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इसने रिवर्स नहीं आना, तो ये इरिवर्सिबल है। इसके बरक्स अगर मैं कोई एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, मसलन मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ और उसके साथ मैं 3 मोल उसके हाइड्रोजन लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है मेरे पास वो क्या बन रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, ये जो रिएक्शन है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने डबल हेडेड एरो लगाया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं, और इरिवर्सिबल, ठीक है, और रिवर्सिबल जो दोनों में जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट सोडियम और हाइड्रो वाटर आपस में मिलके इन्होंने क्या कर लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो अब ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते क्या है, अमोनिया। उसी वक्त अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो भी आपस में रिएक्ट करके वापस दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देता है। तो यहाँ पर मुझे तीन चीजें मिलेंगी। एक, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे रिएक्टेंट नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन भी मिलेगा, और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगी। तो ये जो होता है ना रिएक्शन रिवर्सिबल, इसमें मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे मिलते हैं एक ही टाइम के अंदर। ठीक हो गया, इसे डबल हेड से जार करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की, तो वो क्या होगी, द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट्स सपोज इसमें लॉ ऑफ मार्क्स सेक्शन को भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ एक एग्जांपल रखता हूँ कि मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है और इसी तरीके से मेरे पास एक रिएक्टेंट बी है, और ये आपस में मिलके इन्होंने जो ना प्रोडक्ट कौन सी बना दी है, हम यहाँ पर को वो अज्यूम ही करेंगे कि सी और डी इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ए और बी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे क्या, सी और डी। तो ये फॉरवर्ड है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा के एफ से। इसी तरीके से सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट में चले जाएंगे, तो मैं इसे डिनोट करूंगा के आर से। तो के एफ हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर हो गया रिवर्स। फॉरवर्ड दोबारा सुन लें कि ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सी और डी। इसी तरीके से सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना देंगे, तो कहीं ना कहीं ये कोई बैलेंस हो जाएगा इनका। ठीक है, तो हम इस वजह से के एफ फॉरवर्ड और के आर को क्या बोलेंगे, रिवर्स रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं कि रिएक्शन रुक चुका है, ठीक है, तो जितने रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करके आगे जाना था वो जा चुके, और जितने प्रोडक्ट ने आपस में रिएक्ट करके पीछे आना था आ चुके, तो वो तो मेरे पास स्टेट होगी इक्विलिब्रियम। सो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर, मतलब रिएक्शन रुक चुका है। ठीक है, मसलन ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सी और डी, और सी और डी दोबारा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ए और बी। तो एक हालत, एक स्टेट ऐसी आएगी कि रिएक्शन रुक जाएगा, जितने प्रोडक्ट हैं उतने बन गए, जितने रिएक्टेंट बाकी रहने थे रह गए। तो ये के एफ इज इक्वल टू के आर हो गया। ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो इन लोगों का ऑप्शन ये हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो सीज्ड हो चुका है, रिएक्शन रुक चुका है, स्टेशनरी स्टेट है। अच्छा, दूसरी जो है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में मेरी मुराद क्या होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट द एग्जैक्टली सेम रेट।
तो हम इस कंडीशन को ज्यादा फेवर देते हैं डायनामिक को, ठीक है, कि ए और बी रिएक्ट करके आगे जा रहे हैं और सी और डी रिएक्ट करके पीछे आ रहे हैं, तो डायनामिक है, दोनों तरफ से वो रिएक्शन जारी हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी इसको सपोर्ट करता है। उसकी डेफिनेशन मैंने ये यहाँ पर लॉ ऑफ एक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप इसको देख सकते हैं, बुक पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसके इस लॉ ऑफ मास एक्शन को मजीद हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि मैं कहता हूं कि जो के एफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड को, तो ये मैं ए कोई मेरे पास रिएक्टेंट है, बड़ी ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर करेगी, और ये बी भी मेरे पास रिएक्टेंट है, कैपिटल ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर करेगी, और ये मेरे पास हो गया के आर, और यहाँ मैं लिखूंगा सी, और यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चों, डी, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा के एफ डिवाइड मैं कर दूंगा के आर से, ठीक है। तो ये अब फाइनल इक्वेशन मेरे पास बनने जा रही है सी, तो ये मैंने इसको लिख दिया, डिवाइड मैं किससे कर दूंगा, ए और बी से, ठीक हो गया। तो ये वाली जो ब्रैकेट होती है ये कंसंट्रेशन को जाहिर करती है, ठीक है। तो अब के सी फिर, अच्छा, जो के एफ डिवाइडेड जो के आर है, हम इसको फिर क्या बोलेंगे, के सी बोलेंगे, ठीक है। और ये फिर किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप। तो ये जो सी और डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको लिख दूंगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप, ठीक है, डिवाइड ए और बी जो होते हैं, तो रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स, क्योंकि देखे ना, ये ए और बी फॉरवर्ड जाएंगे तो सी और डी बनेगा, और सी और डी रिएक्ट करके पीछे आएंगे तो रिएक्टेंट बनेंगे। तो सी ए और बी किसको जाहिर करेंगे, वो है मेरे पास रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप, ठीक हो गया। तो ये इस तरह की इसकी डेफिनेशन वगैरह बन जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है जी यूनिट इसका क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ही इसको डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक रिएक्शन रखता हूँ और देखते हैं जी उसका यूनिट आप लोग क्या बनाएंगे उसका यूनिट, ठीक है। सपोज मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, थोड़ा सा बोर्ड को नीचे कर लेते हैं हम। तो ये एक बहुत फेमस एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, हम कहते हैं अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं जो काफ़ी फेमस एग्जांपल है। तो ये मेरे पास नाइट्रोजन है, और इसके बाद ये मेरे पास 3 मोल हाइड्रोजन के रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया, NH3, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम इसका केसी एक्सप्रेशन का यूनिट कैसे लिखते हैं। तो केसी हम पढ़ चुके हैं किसके बराबर होगा, ये जनाब प्रोडक्ट डिवाइडेड मैं किसको कर दूंगा, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा, अमोनिया, तो इसको मैं डिनोट करूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ब्रैकेट लगा के अमोनिया के पीछे कितने मोल हैं, 2, तो ऊपर मैं स्केयर कर दूंगा और डिवाइड मैं कर दूंगा रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन के पीछे अब देखें कितने मोल है, सिर्फ 1 मोल है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर क्या होगी, 1। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पीछे आप कितने देख सकते हैं, 3 मोल हैं, तो वो मैं लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये 3, ठीक है। तो अब यूनिट क्या होगा, ये 1 और 3 मिलके 4, और ये 2, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, तो ओवरऑल इसका हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे, इसका यूनिट जो हम आफ्टर कैलकुलेशन इसका यूनिट आ जाएगा वो हो जाएगा मोल, और पर डेसीमीटर क्यूब इसकी पावर हो जाएगी 6, और ये -2, ठीक है। देखिए ना, ये 2 है और नीचे 1 और ये 3, ये 4 हो जाएगा ना। तो ये 2 जो है इस 4 से कटेगा तो 2 बचेंगे, तो वो ऊपर जाएगा तो उसके यूनिट साइन उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका यूनिट हो जाएगा बाहर क्या। नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि आपने उनको कैसे हल करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो है डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो इसको जरा देखिएगा, ये आपके सिलेबस के अंदर है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ठीक है। तो मैंने इसका यूनिट लिखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगी, ये इक्वेशन आपके बुक में गिवन है, PCl5, ठीक है, रिवर्सिबल है, क्या बन जाएगा, PCl3, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, Cl2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से, कैसी एक्सप्रेशन हम इसका किससे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात मेरी नोट कर लें कि रिएक्टेंट को मैं ए कहने जा रहा हूँ और प्रोडक्ट को मैं कहने जा रहा हूँ एक्स, ठीक हो गया। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो इसका हो जाएगा A-X, ठीक है, और प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो X.X। देखिए PCl5 के पीछे कितने मोल है, 1, ओके, और PCl3 ये भी 1 मोल है, Cl2 ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो आपने अब
राइट साइड पर कितने नंबर ऑफ मोल है? 1 मोल PCl3, 1 मोल Cl2, तो राइट साइड पर 2 मोल हो गए। लेफ्ट साइड पर PCl5 के कितने मोल है? 1, तो इसके मोल कितने हो गए? 1 मोल हो गए। अब चूंकि लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल 1 है, राइट साइड पर नंबर ऑफ मोल क्या है? 2 है, तो ये रिएक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई मैं इस पूरी पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो केसी हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट तो मेरे पास ये वाली है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स ओवर वी एंड एक्स ओवर वी, एंड डिवाइड मैं कर दूंगा किससे? ए माइनस एक्स ओवर वी से, ठीक है। ए माइनस एक्स ओवर मैं वी से डिवाइड कर दूंगा। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स के डिवाइड क्या हो जाएगा? वी स्केयर। ये वाला जो वी है ये ऊपर चला जाएगा बाय रीअरेंजिंग, बहुत सिंपल मैथ है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। यहाँ से ये वी स्केयर है, यहाँ पर ये क्या है? वी है। तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर वी इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा सारा, ठीक है। तो ये मैंने केसी का एक्सप्रेशन आपको लिखने का तरीका बताया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी और इक्वेशन का एक्सप्रेशन जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास बुक में एक और एग्जांपल है, उसका भी हम केसी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कौन सी इक्वेशन है मेरे पास जो हमारी बुक में है? वो मेरे पास है N2O4, ठीक है। तो आगे मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? 2NO2। तो कैसी एक्सप्रेशन? तो N2O4 के पीछे क्या लिखा हुआ है? 1। और इधर 1 मोल हो गया। राइट साइड पर NO2 के पीछे क्या लिखा हुआ है? 2, तो इधर 2 मोल हो गए। तो वॉल्यूम पर ये वाली इक्वेशन डिपेंड कर रही है, कोई नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम बराबर नहीं है, नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं है लेफ्ट साइड राइट साइड पर। तो कैसे लिखूंगा इसको? मैं ए बोलूंगा। और चूंकि अभी टाइम जीरो है तो अभी ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, मतलब रिएक्टेंट कम होगा। और इसके NO2 के पीछे क्या लिखा हुआ है? 2, तो इसको मैं 2x कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, ठीक है। अब इसी तरीके से केसी, आप केसी का एक्सप्रेशन आप इसका लिख लेंगे। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? 2x, ठीक है। और डिवाइड मैं किससे कर दूंगा? वी से। अब मैं इसका स्केयर भी लूंगा। अब बच्चे अक्सर पूछते सर आपने स्केयर क्यों लिया है? ये 2x है, 2x क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा NO2 की मिकदार 2 की पावर से बढ़ेगी, इस वजह से मैंने इसका स्केयर लिया है। और यहाँ पर जो है इसका एक्सप्रेशन मैं लेने जा रहा हूँ, वो तो ऐसे ही होगा ए माइनस एक्स डिवाइडेड क्या हो जाएगा? वी। अब जब मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 4x स्केयर, ये चला जाएगा वी स्केयर, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स डिवाइड क्या हो जाएगा? वी। रीअरेंजिंग करूंगा, ये वी सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मैं मुझे मिलने वाला है वो है 4x स्केयर डिवाइडेड ए माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है? वी। तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। इस तरीके से हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं सारे, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ किसी एक्सप्रेशन और इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। एक जो ग्राफ मैंने इसमें से मिस कर दिया, मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ कि होता क्या है। कि अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये मेरे पास ए हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा बी, ठीक है। और यहां पर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लूंगा। अच्छा, जैसे जैसे तो एक्स एक्सिस पर मैं क्या लेने वाला हूँ? टाइम। और वाई एक्सिस पर मैं क्या लेने वाला हूँ? कंसंट्रेशन। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच्चों क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम आएगा जब आपको ये कांस्टेंट लाइन मिलेगी। ये कांस्टेंट लाइन मिलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि रिएक्शन अब रुक चुका है, कांस्टेंट स्टेट में आ गया, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ चुके थे। सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था अभी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको ली शैटल प्रिंसिपल जो है उसकी डिटेल वगैरह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन होगा जरूर पूछिएगा मेरे से। अल्लाह हाफिज़।